Good morning, friend. We are discussing about the revision through MCQ question of the 27 June 2022. Let's see the first question. First question is related to the Juvenile Justice Board. तो आपसे पूछा इसके बारे में ये जा रहा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 4 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015. जो JJB है, डेट नथिंग बट अ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो है कंसिस्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड 4 सोशल वर्कर यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन, लेकिन जिसमें से एक जो है वुमेन होनी चाहिए. तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है. अगर हम सही की बात करते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वाज constituted under section 4 of the Juvenile Justice Care and Protection Children Act of 2015. That is absolutely correct statement. But if we are talking about the second statement, it is incorrect. I again repeat it. जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरे को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. JJB कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड 2 सोशल वर्कर. जो यहाँ पे 4 सोशल वर्कर लिखे गए थे, यहाँ पे 2 सोशल वर्कर हैं, एटलीस्ट वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए. JJB आर मेंट टू रिजोल्व. जस्ट अ सेकंड. विद 4 मंथ, मतलब ये 4 महीने के अंदर जो ये केस है वो निपट जाना चाहिए. मोस्ट सर्कमस्टेंस जुवेनाइल कैन बी रिलीज्ड ऑन द बेल बाय द JJB. मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि जुवेनाइल को जो है छोड़ दिया जाता है बेल पर. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इंस्टीट्यूशनल बॉडी कंस्टिट्यूटेड इन द सेक्शन 4 ऑफ द JJ एक्ट ऑफ 2015. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जकोबा के बारे में है बेसिकली. ये आपको पता होगा, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की गई थी P5+1 मेंबर के साथ. किसके साथ? ईरान के साथ, राइट. तो उसी का ही दूसरा नाम या फिर ऑफिशियल नाम जो है जकोबा है, दैट नथिंग बट अ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. ये एग्रीमेंट है ऑन द इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रीच्ड इन वियना ऑन 14 जुलाई 2015 बिटवीन ईरान एंड द. तो 21 किस मेंबर कंट्री के बीच में है, तो याद रखिएगा ये परमानेंट 5 मेंबर है और जर्मनी. तो मैंने बोला था P5+1 है. P5 का मतलब क्या है? P5 अगर हम देखूँ तो P5 का मतलब होता है फॉर एग्जांपल USA, UK, फ्रांस और चाइना और रशिया. तो ये P5 कंट्री हो गए और 1 जो है यहाँ पे जर्मनी को ऐड किया गया है, राइट. और हमने कॉफ़ी क्लब के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें कौन कौन सी कंट्री, तो जर्मनी है, जापान है, इंडिया है और ब्राज़ील है, राइट. तो ये 4 कंट्री जो कॉफ़ी क्लब का पार्ट बनाती हैं. आगे बढ़ते हैं. अगला जो क्वेश्चन है, जो ग्रुप ऑफ 7 इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ 7 ऑफ द वर्ल्ड एडवांस इकोनॉमी. क्या स्टेटमेंट सही है? क्या जो ग्रुप ऑफ 7 है वो इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, जहाँ पे 7 मोस्ट एडवांस कंट्री जो है पार्टिसिपेट करती हैं. द G7 इज नॉट बेस्ड ऑन द ट्रीटी एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट और ऑफिस. ये G20 के ऊपर भी लागू होता है. दोनों की दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है. द ग्रुप ऑफ द 7 एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK. मतलब हम एशिया से भी एक मेंबर कंट्री, दैट नथिंग बट जापान. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका, तो USA उस वहाँ से पार्ट है. 4 कंट्री जो है वो वेस्टर्न यूरोप से प्रेजेंट है, तो या फिर जो अटलांटिक ओशन को टच करती है, राइट. ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आगे बढ़ चलते हैं. अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ BIS के बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में. पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया. इट असिस्ट इन सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोसेस. तो आपको तो ना कौन सा यहाँ पे सही है. देखो, सही की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए, तो नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सही है. BIS जो एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जिसका जो गठन है 1986 में किया गया था फॉर द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड. It became a national standard body of India, BIS Act of 2016. It involves certification, hallmarking, eco-mark और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड लेबोरेटरी सर्विसेज, राइट. आगे बढ़ते हैं. अगला जो क्वेश्चन है, हरमित, अभी न्यूज़ में था, ये है क्या? क्या ये न्यू स्पाईवेयर है या फिर इंसेक्ट है या फिर रीयूजेबल सैटेलाइट है या स्मॉल फिश है? मेरे हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पे सही है. ये एक न्यू स्पाईवेयर है. हरमिट जो है एक न्यू स्पाईवेयर है विद द कैपेबिलिटी टू बोथ अफेक्ट एंड्रॉयड एंड iOS ऐसा कम देखने को मिलता है कि अफेक्ट होता है, लेकिन अब की बार ये iOS पे भी अटैक कर सकता है और एंड्रॉयड पे तो कर ही सकता है. स्पाईवेयर एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो एंटर करता है यूज़र कंप्यूटर, गैदर डेटा फ्रॉम द डिवाइस एंड यूजर एंड सेंड इट थर्ड पार्टी विदाउट देयर कंसेंट. तो ये इसकी प्रॉब्लम है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है. आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्या इसका जो गठन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए किया गया था, कहाँ पे? NCR रीजन में एंड एडजॉइनिंग एरिया. अगर हम NCR रीजन की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया का मैप है, जस्ट अ सेकेंड, चलो आप दिल्ली का मैप बना लीजिए, तो
उसके आसपास का जो रीजन है उसको एनसीआर कहा जाता है, जिसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आती है और 12 डिस्ट्रिक्ट मेरे हिसाब से हरियाणा की आती है और 2 डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की आती है। तो कितने हो गए? 22 हो गए। तो 22 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में कवर होती है, राइट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, इट विल हेल्प डिसीजन मेकर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू एड्रेस एयर पोल्यूशन इशू इन क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया। ये जो डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के द्वारा, जो बेंगलुरु के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है, विद सपोर्ट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया इन 2002। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला जो क्वेश्चन है वो सन स्पॉट के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सन स्पॉट आर द एरिया दैट अपीयर डार्क ऑन द सरफेस ऑफ द सन। क्या स्टेटमेंट सही है? दे अपीयर डार्क बिकॉज दे वार्मर द अर्थ अदर पार्ट ऑफ द सन सरफेस। तो सिर्फ ए यहाँ पे सही है। अ ह्यूज सन स्पॉट जो है डायरेक्टली फेसिंग अर्थ हैज़ ग्रोन टू बी ट्वाइस द साइज। मतलब जो अर्थ को फेस कर रहा था जो सन स्पॉट, वो अभी अर्थ की तरफ फेस कर रहा है और उसका जो साइज़ है वो ट्वाइस बिग हो चुका है। एंड इट विड्थ हैज़ डबल्ड इन जस्ट 24 आवर। और उसकी जो विड्थ है वो 24 घंटे के अंदर अंदर डबल हो चुकी है, ऐसा देखने को मिला है। सन स्पॉट एरिया डेट अपीयर डार्क ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, दे अपीयर डार्क बिकॉज, क्यों है वो डार्क? बिकॉज दे आर कूलर, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर वो कम है देन अदर पार्ट ऑफ द सन सरफेस। सोलर फ्लेयर आर अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी caused by tangling, crossing or reorganizing of magnetic field liner near sunspot, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किलेडियो नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान के अंदर है। कैलेडियो नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, एन इम्पॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड है। किसके लिए? एक पैलिएटिक माइग्रेटरी वाटरफॉल एंड इज रिनाउंड फॉर इट्स लार्ज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ नॉन माइग्रेटरी रेसिडेंट ब्रीडिंग बर्ड, राइट। तो मतलब जो माइग्रेटिक बर्ड्स आती है उनके लिए बहुत अच्छा रेसिडेंट है। कब आती है? तो विंटर के टाइम पे आती है और नॉन माइग्रेट रेसिडेंट ब्रीडिंग बर्ड के लिए भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लेक दे रखी है और रिवर विच फीड द लेक, जो रिवर है जो फेड करती है लेक पे, ये इसके बारे में है। फॉर एग्जाम्पल सांबर लेक, पुलिकिट लेक, चिलिका लेक। तो यहाँ पे ओनली बी, सेकंड ऑप्शन इज राइट। पुलिकिट लेक जो है अरानी एंड कालानी की रिवर के आसपास का रीजन है। सांबर लेक की बात करोगे तो that is incorrect, but S1 it receive water from the 6 river, that is Mantha, Rupangarh, Khari, Khandela, Medha and Samod. 2 river which feed the lagoon and the Arani river and Kalangi river also, right। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोन एंड फ्लोरा साइट्स। और IUCN के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। सी, जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, IUCN का एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन एंड साइट जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट। मतलब ये देखो IUCN जब बना था, क्या ये बनाया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा और या फिर साइट्स के द्वारा, ओके। सेकंड स्टेटमेंट है, IUCN रन 1000 ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट। जो IUCN है, IUCN जो है वो बहुत सारे फील्ड वर्क भी जो है ऑर्गेनाइज करते हुए चलता है, ओके। फील्ड प्रोजेक्ट एंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल इन्वायरमेंट। साइट जो एक लीगली बाइंडिंग है ऑन द स्टेट डेट हैज ज्वाइंड इट। तो जो यस बिल्कुल सही बात है, साइट जो एक लीगली बाइंडिंग है स्टेट के ऊपर जिसने इसको ज्वाइन किया है, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस द नेशनल लॉ, दैट ऑल्सो बी द करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। IUCN जो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इवन इफ यू न्यू दिस मच यू कुड एलिमिनेट ऑल द अदर ऑप्शन टू सेलेक्ट बी, यू कैन सी। IUCN की बात करते हैं तो ये फाउंड किया गया था 1948 में एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। टुडे द लार्जेस्ट प्रोफेशनल ग्लोबल कंजर्वेशन नेटवर्क में आ लीडिंग अथॉरिटी ऑन द एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मोर देन 1200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग 200+ गवर्नमेंट एंड 900+ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इसका पार्ट है। a neutral form of government, NGO, scientists, business and local communities to find practice solution to conservation and development challenges. Thousands of the field project and activities around the world sites was drafted as a result of the resolution adopted in 1963 at the meeting of the member of the International Union for Conservation of Nature. State adhere voluntarily to the agreement. State that have agreed to the boundaries bound by the convention are known as parties. Although sites is legally binding on the parties, in other words, they have to implement the convention. It does not take the place of the national laws. Rather, it provides a framework to be respected by each party, which has to adapt its own domestic legislation to ensure that sites is implemented at the national level. Right? तो let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला जो क्वेश्चन है 28 जून के हैं, जो हम फिलहाल डिस्कस नहीं करें. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज एन अर्थक्वेक? डिस्कस द नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉज बिहाइंड एन अर्थक्वेक. सी,
जो हमारा पहला का जो क्वेश्चन है ये हमने इनसाइड सिक्योर से लिया है और ये कब का है 27 जुलाई 2022 का है और आज भी डेट है 27 जुलाई 2022 है और हमने जो आरटीएम डिस्कस किया है वो 27 जून 2022 का डिस्कस किया है। एनीवे, व्हाट द अर्थक्वेक, डिस्कस द नेचर एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉज बिहाइंड द अर्थक्वेक। ओके, लेट्स सी द आंसर व्हाई दिस क्वेश्चन है आस्क्ड और की डिमांड क्या है, डायरेक्टिव क्या है, ये हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, बाय द बिगिनिंग ऑफ द अर्थक्वेक, पहले तो आप अर्थक्वेक को ही जो है डिफाइन करोगे एंड इन द फर्स्ट पार्ट ये ब्रीफ अबाउट मैकेनिज्म, किस तरीके से अर्थक्वेक आता है और किस तरीके से उसका रीज़न बनता है आकर होने का, अर्थक्वेक क्यों आता है। बेसिकली ये कन्वेंशनल जो कन्वर्जेंट जहाँ पे बाउंड्री पाई जाती है, जहाँ पे डाइवर्जेंट आती है या फिर ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्री टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जब वो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट करती है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट राइट अबाउट द वेरियस नेचुरल, नेचुरल में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल टाइडल सुनामी आ सकती है या फिर ये कह लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी अगर ज़्यादा प्रोसेस बढ़ जाती है अर्थ के अंदर तो नेचुरल के अंदर अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और सबसे मेन रीज़न टेक्टोनिक का ही है और ह्यूमन जो है इसको कंट्रोल नहीं करता है, नेचर का खुद का फोर्स होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी जो है अर्थक्वेक को कोज करती हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में फॉर एग्जांपल बड़े बड़े जब हम रिजर्वायर बनाते हैं, डैम बनाते हैं, वहाँ पे एक जगह पे बोझ बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी टेक्टोनिक्स प्लेट है उसमें एक फोर्स डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। ओके, कंक्लूड कीजिए राइटिंग बाय द इम्पोर्टेंट ऑफ द प्रिपेयर्डनेस, और किस तरीके से हम प्रिपेयर हो सकते हैं, मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए, किस तरीके से हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं और क्या क्या हम एक इमीडिएट वे में स्टेप उठा सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस विद फीडबैक मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट इशू है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यू नो वेरी वेल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पहली बात तो आपको बतानी है एंड आपको बस यही बताना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इन्वर्जन, क्यों होता है। ओके, देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वैली के अंदर जब उस दिन जब रात बिल्कुल क्लियर हो, ओके, जो क्लियर नाइट होनी चाहिए, क्लाउडी इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, जबकि वैली है, वैली के जो आसपास का रीजन है वो गर्म नहीं ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हवा वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और उस कंडीशन में टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जहाँ पे क्या होना चाहिए था कि जब हम ऊपर जाते हैं लैप्स रेट जो है टेम्परेचर कम होता जाना चाहिए, बट कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है नेचुरल इफेक्ट की वजह से जिसकी वजह से जो नीचे का टेम्परेचर है वो ठंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो कोल्ड मतलब आइस वगैरह ग्लेशियर वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो, और ऊपर का जो एयर है वो गर्म होता है, बट ये अपोजिट है जो नेचुरल लैप्स रेट के, जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है और उस कंडीशन में फोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सफ़ेद कलरिंग आपको दिखाई देने लग जाती है ना। अब मैं बताती हूँ इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। क्लैरिफाई द टॉपिक, अच्छा इंट्रोड्यूस कीजिए व्हाट इज़ टेम्परेचर इन्वर्जन। फर्स्ट एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, किस टाइप के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड इन्वर्जन होता है, टर्बुलेंस इन्वर्जन भी होता है, सब्सिडेंस इन्वर्जन होता है, एयर ड्रेंस टाइप ऑफ इन्वर्जन होते हैं, फ्रंटल इन्वर्जन एक्सेट्रा, कई सारे टाइप के इन्वर्जन पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन एंड कंक्लूड बाय समराइजिंग, राइट। तो ये आपका next question is the great Pallava ruler of Kanchipuram were great builder and the Pallava craftsmen seized upon the long outcrop or rock and boulder available on the seashore, carved them and gave them the shape of temple. Elaborate. I again repeat the question. जो पलवा स्कल्पचर थे, जो ग्रेट पलवा रूलर थे कहाँ के, कांचीपुरम के, वो ग्रेट बिल्डर माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड द पलवा क्राफ्ट्समैन सीज्ड अपॉन द लॉन्ग आउटक्रॉप और अ रॉक एंड अ बाउल्डर अवेलेबल ऑन द सी शोर, कार्व्ड देम एंड गेव देम द शेप ऑफ द टेम्पल। एलाबोरेट कीजिए। Why the question? A well-connected transportation network, a handful or a star hotel, and the ease of ensuring various security measures are among the major factors that helped Mallapura emerge as the most for 44th the FIDE Chess Olympiad meeting July. पता नहीं क्या है। Okay, पल्लवा laid the foundation of South Indian architecture. You introduce this thing, right? तो पल्लवा के द्वारा जो है किस टाइप का साउथ इंडियन आर्किटेक्चर की बात करते तो फोकस किस पे होता है, द रिवर आर्किटेक्चर पे ना, तो वही यहाँ पे है। बॉडी की बात करते हैं, डिस्कस द 4 स्टेज ऑफ द टेम्पल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ दे इवॉल्व फ्रॉम द रॉक कट स्कल्पचर टू स्टोन बिल्ट टेम्पल। मेंशन द मेजर फीचर ऑफ द अर्ली स्टेजेस ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चर अंडर पल्लवाज, हाईलाइट अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट राइट अबाउट द डेवलपमेंट स्कल्पचर अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल अंडर पल्लवाज। तो आपको क्या क्या यहाँ पे लिखना है, डिस्कस कीजिए 4 स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट। ओके, एक्सप्लेन हाउ दे इवॉल्व फ्रॉम द रॉक कट स्कल्पचर टू स्टोन बिल्ट टेम्पल, समझ में नहीं।
देखो, जब भी द्रविडियन टाइप ऑफ टेम्पल जब बनाना स्टार्ट हुए थे, उसकी 4 स्टेज मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि फॉर एग्जांपल एक रोक था तो उसको 2 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड किया गया और आसपास का जो रीजन है उसी से हमने टेम्पल बनाना स्टार्ट किया। ये फर्स्ट स्टेज थी। सेकेंड में रोक को तो काटा गया, लेकिन उसको एक अपराइज प्लेटफॉर्म पे डाला गया है ना, तो मतलब पहले एक अपराइज प्लेटफॉर्म है एंड उसके ऊपर मंदिर बनाना शुरू हुआ। एंड थर्ड जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। फॉर एग्जांपल अंडराल विमाना वहाँ पे बनाना स्टार्ट किया गया और जो प्रदक्षिणापात है उसको अलग से हाईलाइट किया गया है, राइट। ओके, एंड नेक्स्ट राइट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्कल्पचर अलोंग विद एग्जांपल अंडर पलवाज। कंक्लूड कीजिए विद द वे फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पेपर है और 4th क्वेश्चन है, डेवलपमेंट process and the development industry, the role of NGO, self-help group, various group and association, donor charities, institution and other stakeholder. Okay, civil society organization perform important role to help government understand and respond to problem and need on the ground. Critically examine the context of Indian society. आपको ये बताना है। ओके, आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। मैंने आपको कई बार बताया और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एनजीओ है, क्या है? एनजीओ है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एनजीओ है। ओके, ये जो एनजीओ है ना, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए? फॉर एग्जांपल जो हमारी गवर्नमेंट है, ओके, और यहाँ पे जो भी लोअर कम्युनिटी है, लोअर कम्युनिटी का मतलब जैसे ट्राइब वगैरह हो गया, तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कौन? एनजीओज। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। फिर आपको यहाँ पे एग्जांपल ज़रूर देना है, आपको बताना है कि कौन कौन सी स्कीम जो एनजीओ के द्वारा पायलट बेसिस पे एक छोटे से एरिया में स्टार्ट किया गया था अपने पैसों से, और उसके बाद ये गवर्नमेंट के पास लेकर जाते हैं उस आइडिया को, और फिर गवर्नमेंट जो है पूरे एरिया के अंदर उसको डेवलप करती है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को बताते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करती है एंड उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए, राइट। ओके, सिविल सोसाइटी। अच्छा, फिर आपको एग्जामिन करना है कि इंडियन सोसाइटी में एनजीओ का रोल क्या है। इसके सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन लिखना है, यहाँ पे आपको एग्जांपल देना ज़रूरी हो जाता है। लेट्स से अबाउट कि क्या कंडीशन एनजीओ की। दैट द इंडियन स्टेट इज डीपली सस्पिशियस ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी लीडर वाज एविडेंट इवन फ्रॉम द 73rd ग्रेजुएशन क्रॉस सेरेमनी ऑफ द इंडियन पुलिस अकेडमी इन November 2021. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड द प्राइम मिनिस्टर क्लोज एडेड अजित डोभाल हैज वार्नड budding पुलिस ऑफिसर दैट सिविल सोसाइटी वाज द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। की डिमांड क्वेश्चन की क्या है? राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड द सक्सेस एंड लिमिटेशन इन इंडिया। क्रिटिकल एग्जामिन कीजिए। व्हेन आस्क्ड टू एग्जामिन वी हैव टू लुक इनटू द टॉपिक इन डिटेल, इंस्पेक्ट इट, इन्वेस्टिगेट एंड एस्टैब्लिश द की फैक्ट एंड इशू रिलेटेड टू द टॉपिक इन द क्वेश्चन। While doing so, we should explain why these facts and issues are important and their implication. When critically is a suffix or prefix to the directive, one need to look at the good and bad of the topic and give a fair judgment. Okay. Beginning by the mentioning how civil society is considered as the 5th pillar of democracy. आपको ये बताना है कि सिविल सोसाइटी जो है, देखो फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कौन सी है? तो आप लेजिस्लेचर कह सकते हैं, सेकंड क्या है? एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड क्या है? जुडिशरी है, फोर्थ क्या है? तो हमारा मीडिया या प्रेस है जिसको हम बोलते हैं, एंड 5th पिलर क्या है? सिविल सोसाइटी है। राइट अबाउट द हाउ एनजीओज एंड ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन मेक इट देयर बिजनेस टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, एम्प्लॉय एंड कम्युनिटी मेंबर, राइट। Mention few successful incidents of civil society participate in bringing about the accountability and uphold rule of law. Next, write about the limitation of civil society in India and conclude with the starting that the good governance can be achieved through the active participation of the whole stakeholder and the civil society being the linchpin in this, right? Okay, जनरल स्टडी पेपर 3rd का जो क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी है। जब भी इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन, तो ये स्लाइड में हमेशा आपको दिखाती हूँ। लेट्स सी, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट में नो पॉवर्टी, मतलब जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो मेन फोकस है, जस्ट अ सेकंड इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रही हूँ। ये सबसे पहले तो जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना है। सेकंड है जीरो हंगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो हंगर होना चाहिए। नंबर 3rd है गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए। 4th है क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। एंड 5th जो है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए। 6th जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। 7th जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए। 8th जो है डिसेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने अच्छा करना है। एंड 10th जो है रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11th जो है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है कि हमें जो अपना कंजप्शन एंड प्रोडक्शन वो ढंग से करना चाहिए। 13 पे है क्लाइमेट एक्शन। 4th है लाइफ बिलो वाटर एंड 5th है लाइफ ऑन लैंड। 6th है पीस जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन एंड 5th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं? पहली बात तो पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड वेल एंड हेल्थ एंड वेलबींग। 4th है क्वालिटी एजुकेशन। 5th है जेंडर इक्वलिटी। फिर आपको क्या याद रखना है कि हमें सैनिटेशन
अगर हेल्थ आते तो सैनिटेशन भी आप उसमें डाल सकते हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 7वां जो गोल है जहाँ पे हम अफोर्डेबल एनर्जी की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। रिड्यूस करना चाहिए इनइक्वालिटीज़ को, एंड ये इंपॉर्टेंट है। 10th पे है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़। 12th है कि जो कंजप्शन प्रोडक्शन पैटर्न वो अच्छा होना चाहिए। फिर 13th गोल नंबर है कि हमें क्लाइमेट पे फोकस करना चाहिए, क्लाइमेट पे फोकस करना चाहिए, क्लाइमेट। एंड 14th जो है लाइफ बिलो वाटर, एंड फिर लाइफ ऑन लैंड। पहले बिलो वाटर, ऑन लैंड, और फिर सबसे पहले क्लाइमेट ऑन एक्शन। उसके अंडर में पहले वाटर पे फोकस करना चाहिए, मतलब वाटर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के हुए चलना चाहिए, एंड फिर आपका जो लाइफ ऑन लैंड है, राइट। आगे बढ़ चलते हैं। What is GDP? Examine the limitation pertaining to the GDP as an economic performance measurement framework of the country. Why the question? In a few weeks, a quarterly ritual will be played out in India. The government will release the first quarter GDP. मतलब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर जो GDP है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई है, विद सम चेस्ट थम्पिंग अबाउट, मतलब चेस्ट थम्पिंग का मतलब ये होता है कि अपनी तारीफ खुद करना, एंड हाउ इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। टू राइट अबाउट द GDP, इट्स लिमिटेशन इन हाईलाइटिंग द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्जामिन करना है, व्हेन आस्क्ड टू एग्जामिन वी मस्ट इन्वेस्टिगेट द टॉपिक इन डिटेल, इंस्पेक्ट इट, इन्वेस्टिगेट इट, एंड एस्टैब्लिश द की फैक्ट एंड इशूज रिलेटेड टू द टॉपिक इन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन। ओके, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। इंट्रोडक्शन बिगिन बाय डिफाइनिंग GDP। फर्स्ट राइट अबाउट द वेरियस पैरामीटर, जिसके ऊपर हम GDP को मेजर कर सकते हैं। पैरामीटर विच मेजर द GDP। नेक्स्ट राइट अबाउट द लिमिटेशन ऑफ GDP, क्या लिमिटेशन रही है GDP की। leaves out some production in economy, even though GDP is frequently used to capture the well-being of the society. It was never intended to do that. As a result, it leave out important aspect of well-being like pollution or even happiness, right? Mention the new measurement जो need है, क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है GDP अच्छे से नहीं मेज़र कर सकते। यहाँ पे आप उत्तराखंड का एग्जांपल दे सकते हैं। उत्तराखंड के द्वारा जो भी उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी काउंट किया जाता है जब इन्वेंट्रीज़ को गिना जाता है GDP में। ओके, नेक्स्ट कंक्लूड विद द राइटिंग अ वे फॉरवर्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द व्हाट डज दिस कोटा मीन्स, कोट मीन टू यू। अच्छा, कोट दे रखी है, आपको बताना है कि उसका मतलब क्या है। स्टेट आर डूम्ड व्हेन दे आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश गुड मैन फ्रॉम बैड। देखो, स्टेट्स आर डूम्ड मतलब स्टेट जो है बिल्कुल अपने निचले स्तर पर चली जाती है जब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है कौन अच्छा पर्सन है और कौन बुरा पर्सन है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, अच्छा पर्सन क्या होता है और बुरा पर्सन क्या होता है, ओके, इन योर टर्म। देन फिर किस तरीके से अगर वो अच्छा और बुरा पर्सन नहीं फाइंड आउट कर पाता है तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, और फिर अगर वो कर पाता है तो क्या इम्प्लीकेशन होंगे, और फिर विद द वे फॉरवर्ड। द क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ द स्टैटिक सिलेबस जनरल स्टडी पेपर 4। इंट्रोड्यूस कीजिए बाय एक्सप्लेनिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द कोट एंड द हाईलाइटिंग इट्स कोर मीनिंग अबाउट सेल्फलेसनेस। मतलब आप ये जो टॉपिक है वो सेल्फलेसनेस से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। राइट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गुड एंड बैड पीपल इन द कंट्री एंड सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज पर्टिनेंट टू द स्टेट टू आइडेंटिफाई देम। गुड पीपल शुड बी इनकरेज एंड बैड पीपल शुड बी पनिश्ड, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुड पीपल को इनकरेज करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो बैड पीपल है उसको जो है पनिश होना चाहिए। इफ गुड पीपल आर पनिश्ड एंड बैड पीपल रिवार्डेड, स्टेट्स आर बाउंड टू बी डूम्ड। अगर इससे उल्टा होता है तो वो स्टेट जो है अपने सबसे ख़राब वक्त पे गुजर रहा है, या फिर आने वाला वक्त जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। सब्सटेंशिएट कीजिए एग्जाम्पल के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू? टू बी अ वाइज मैन द होल अर्थ इज ओपन बिकॉज द कंट्री ऑफ अ वर्चुअस सोल इज द एंटायर यूनिवर्स। ये जो है डेमोक्रिटस की एक व्यू थी। टू अ वाइज मैन, अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं, जो पूरी धरती है वो आपके लिए ओपन है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री जो है वर्चुअल सोल को जो है एडमायर करती है। इंट्रोड्यूस कीजिए एक्सप्लेनिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द कोट एंड इट्स कोर मीनिंग अबाउट द सेल्फलेसनेस। राइट अबाउट द ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड, कि ओपननेस ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या, ये बताने की कोशिश कीजिए आप। एंड हाउ वर्चुअस पीपल डू नॉट कंसिडर और गेट हिंडर्ड बाय द बैरियर ऑफ बाउंड्रीज, कास्ट, रिलीजन और जियोग्राफी। मतलब ये है कि जो पर्सन है वो किसी बाउंड्री से जो है ग्रसित नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है। सब्सटेंस के दीजिए विद एग्जांपल एंड समराइज द हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कोट्स इन द प्रेजेंट डे, राइट। तो ये आप इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं।